हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका जो प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं बायो जियोग्राफी यानी जैव भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर बायो जियोग्राफी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, अगर आपके सिलेबस में बायो जियोग्राफी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें हम अतलगुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक अनुक्रम से आप क्या समझते हैं, या फिर प्राथमिक अनुक्रम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, लिखा गया है, इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति समुदाय के विकास को सम्मिलित करते हैं जहां पहले किसी भी प्रकार के पौधों का विकास नहीं हुआ है। यानी भैया, प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति समुदाय के विकास को सम्मिलित किया जाता है जहां पहले किसी भी प्रकार का कभी भी कोई किसी पौधे का विकास नहीं हुआ है। ठीक है ना। इसमें नवीन लावा प्रवाह के निक्षेप, ठीक है ना, हिमाच्छादित जो है क्षेत्रों में हिम के पिघलने से अनावृत भूभाग, यानी भैया जहाँ पर नवीन लावा जमा हुआ है उसके प्रवाह से जो, यानी लावा के जमने पे जो क्षेत्र बनता है वो, और हिम के पिघलने से जो आपका भाग, हिम को पिघलने के बाद जो भाग बचता है, जो भूभाग बचता है वो, जलराशियों के शुष्क हो जाने पर बचा तल, सागरी तली के उन्मंजन से, ठीक है ना, नवनिर्मित द्वीप, नवीन बलु का स्तूप, बाढ़ निर्मित नवीन मैदान, ठीक है ना, निर्माण या विध्वंस व खनन कार्यों से बने मलबे के ढेर, नवीन बांध, नहर आदि इसके उदाहरण हैं। मतलब क्या कह रहा है कि भैया, जो आपका प्राथमिक अनुक्रम होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ एक, इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, ऐसे क्षेत्र में जो है वनस्पति समुदाय के विकास को सम्मिलित किया जाता है जहाँ कभी भी पहले विकास यानी किसी भी पौधे का विकास नहीं हुआ हो। जैसे कौन कौन से आपके ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे आपका हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो हिम के पिघलने के बाद जो भूभाग खाली होता है, मतलब पहले वहाँ बर्फ जमा था, मतलब वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगेगा। जब आपका बर्फ वहाँ पिघल जाता है तो भाग वह खाली हो जाता है, वहाँ भी आपको पौधे उगने के चांसेज हो जाते हैं। ठीक है ना। जलराशियों के शुष्क हो जाने पर बचा तल, जहाँ पर जलराशि सूख जाती है एकदम से, वह स्थान भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। सागर तली के उमंजन से नवनिर्मित द्वीप, यानी सागर तली से जो नए नए द्वीप बनते हैं वो भी आपका हो गया। नवीन बलुका स्तूप जो होता है, बाढ़ से निर्मित जो नया मैदान होता है, नवीन मैदान होते हैं, विध्वंस या खनन के कार्यों से जो मलबे के ढेर बने होते हैं, नया बांध जो बना होता है, नहर जो होता है, आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के उदाहरण हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का उल्लेख कीजिए। भैया, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। पहला है आपका जीवी घटक। जीवी घटक के अंतर्गत तीन आपके और भी उपघटक आते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है ना। उत्पादक में भी आपके तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तीन कह रहे हैं, चार पार्ट इसमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट, चार पार्ट उपभोक्ता में आपको देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका उपभोक्ता का पहला पार्ट क्या है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। ये सब क्या है, उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब जो थे आपके भैया जीवी घटक के अंतर्गत थे। किसके अंतर्गत थे, जीवी घटक के अंतर्गत। जीवी घटक के अंतर्गत तीन उपघटक आपको मिलते हैं। पहला आपका उत्पादक, दूसरा आपका उपभोक्ता और तीसरा आपका क्या, अपघटनकर्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत भी आपको चार जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, चार पार्ट इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। किसके, उपभोक्ता के अंतर्गत आपको चार पार्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, चार, यानी 1 2 3 और 4 पार्ट। चार कौन कौन से हैं, देख लीजिए नाम आप। क्या कह रहा है कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और
उच्च मांसाहारी, ये सब उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका भैया अजीवी घटक, ठीक है ना। वो तो जीवी घटक के अंतर्गत था, ये आपका अजीवी घटक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं आपका अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक, ठीक है ना। ये सब आते हैं भैया अजीवी घटक के अंतर्गत। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मृदा क्षितिज क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। मृदा क्षितिज क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, अधिकांश मिट्टी में विशिष्ट क्षैतिज परतें होती हैं जो भौतिक और रासायनिक संरचना, कार्बनिक सामग्री या संरचना में भिन्न होती है। क्या कह रहा है कि अधिकांश मिट्टी में देखा जाता है कि तमाम प्रकार की परतें आपको देखने को मिलती हैं, जिनकी जो भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना और उनकी कार्बनिक सामग्री या संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। इन्हीं परतों को हम क्या कहते हैं, मृदा क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं परतों को मृदा क्षितिज कहा जाता है। फिर ध्यान से देख लो कि भैया मिट्टी में आपको तमाम प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं, जो परतें होती हैं जिनका भौतिक और रासायनिक संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। इन्हीं परतों को हम क्या कहते हैं भैया, मृदा क्षितिज कहते हैं। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती हैं, ठीक है ना। मृदा क्षितिज में रंग, बनावट, कार्बनिक पदार्थ संरचना, स्थिरता और कोटिंग में अंतर होता है। यानी जो मृदा क्षितिजें होती हैं, जो परतें होती हैं, उन परतों के रंग में, परतों के बनावट में, कार्बनिक पदार्थ संरचना में, स्थिरता में, कोटिंग में, उन सब में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे दिया गया है, मृदा क्षितिजों की संख्या जो है हर तरह की मिट्टी में कम से कम एक होती ही होती है। यानी भैया जो मृदा क्षितिजों की संख्या होती है वो हर मिट्टी में आपको मिलेगी, कम से कम एक जो है परत आपको, एक क्षितिज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इन क्षितिजों का नामकरण होता है ना, यानी पहले परत का दूसरा नाम, दूसरी परत का तीसरा, चौथा, जैसे ए बी ना, इस तरीके से होता है नामकरण। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मृदा संवर्धन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, मृदा संवर्धन क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, मृदा संवर्धन का मतलब है, यानी मृदा संवर्धन का जो अर्थ होता है वो यह होता है, मिट्टी को स्वस्थ रखना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। यानी मिट्टी को स्वस्थ रखना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना या सुधार रखना, उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा संवर्धन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को वापस ला करके मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। यानी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को मिला करके या फिर कार्बनिक पदार्थों को वापस ला करके मिट्टी की संरचना और मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है उसको बेहतर बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल उधारण कर सके। ठीक है ना, मिट्टी संवर्धन से मिट्टी का कटाव कम होता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। भैया इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है कम होता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इससे मिट्टी की उत्पादकता और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। मृदा संवर्धन से क्या होता है, मिट्टी की उत्पादकता और गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार देखने को आपको मिलता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।